घरों में 2-2 फीट लगभग पानी भर गया है। सब जगह पानी भर गया है। बारिश काफ़ी तेज हो रही है कल से। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। 5 की बात में आपका स्वागत है। तो मौसम ने इस साल जिस तरह का कहर दिखाया है वैसा सालों में देखने को नहीं मिला। कई जगहों पर लोगों ने दशकों से ऐसी तबाही नहीं देखी और ऐसा ही हाल अब उत्तर प्रदेश का देखने को मिला, जहां राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हालात काफी बिगड़ गए। हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लखनऊ और बाराबंकी का हाल सबसे बुरा रहा। लखनऊ में स्कूलों तक को बंद करना पड़ा तो बाराबंकी में गली मोहल्लों के साथ रेलवे यार्ड तक में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन कई ट्रेन यार्ड में खड़ी रही। इसके अलावा बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में गंभीर तूफान जो है वो भी देखने को मिला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पे सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं, कहीं पर रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं और गली मोहल्लों में इस तरह से पानी दाखिल हो गया है कि लोगों का चलना फिरना तक यहाँ पर मुश्किल हो गया है। और ये स्थिति किसी गांव देहात की नहीं, राजधानी लखनऊ तक में यही हालात जो हैं वो देखने को मिले हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई लखनऊ में, कई जगहों पर इतना ज़्यादा जल भराव हो गया कि कमर तक लोगों के पानी चला गया और उसी के चलते प्रशासन को स्कूल आज बंद करने पड़े। तो जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसने सबको परेशान कर रखा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। डॉक्टर महापात्रा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। फरवरी मार्च में ओले पड़े, फिर जुलाई अगस्त में हमने देखा कि सूखे जैसे हालात हो गए और अब सितंबर में बीच में जाके यूपी के कुछ हिस्सों में इतनी बारिश हो गई डॉक्टर महापात्रा कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। मौसम की इस तरह बदलने की क्या वजह देख रहे हैं आप? मानसून सीजन में जो बारिश होता है वो लगभग 70 to 90% है फॉर द कंट्री एज ए होल और डिफरेंट स्टेट्स के लिए एनुअल रेनफॉल के। और मानसून सीजन जून से शुरू करके सितंबर तक रहता है। और मानसून सीजन में रेनफॉल डे टू डे लार्ज स्केल वेरिएशन भी होता है और इसके साथ साथ स्पेशली यानी स्टेट टू स्टेट वेरिएशन भी होता है। जैसे आपने बताया, इस बार मानसून एक लार्ज स्केल वेरिएशन दिखाया मंथ टू मंथ। जैसे जून महीना में फॉर द कंट्री एज ए होल 9% डेफिशिएंट रहा, जुलाई महीना में 13% एक्सेस रहा रेनफॉल, अगस्त महीने में फिर डेफिशिएंट हुआ, हाईली डेफिशिएंट रहा और सितंबर महीने में फिर मानसून अच्छा रहा है और अच्छा बारिश हो रहा है। और जैसे हमने प्रेडिक्ट किए थे ऐसे ही अगस्त महीने में बिलो नॉर्मल रहा और सितंबर महीने में हमारा प्रेडिक्शन था कि नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। और इस हिसाब से अभी अच्छा बारिश चल रहा है पूरी देश में। स्पेशली आप यूपी की बात करें तो यूपी का रेनफॉल जो पास्ट 2 डेज में ज्यादा हो रहा है, इसका वजह यही है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ऊपर इलाके में मूव कर रहा है। ये दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से पास्ट 24 आवर्स में यूपी में बारिश जारी है। वेस्ट यूपी में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी ईस्ट यूपी एरिया में। जैसे आपने बताया, बाराबंकी हो कि बहराइच हो, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं ईस्ट यूपी के लिए आज के लिए। और कल यूपी के ऊपर जो बारिश हो रहा है इसमें कमी आएगा। और इसके साथ साथ जो बिहार है, बिहार में रेनफॉल बढ़ेगा कल और वहां भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। सो ये जो सर्कुलेशन हम देख रहे हैं ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। सो इसका इम्पैक्ट इसलिए अच्छा ही हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। मगर कहाँ कहाँ ज्यादा बारिश होने से जैसे लोकलाइज्ड फ्लडिंग या बाढ़ का स्थिति पैदा हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बिहार में भी कल बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। क्या मानसून में इस बार देरी हुई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि सोयाबीन की फसल के लिए बारिश का इंतजार था और बिल्कुल आखिरी में जाके अब 2-3 दिन पहले बारिश जो है वो शुरू हुई है और यूपी में भी अब जाकर बारिश हुई है। नहीं, मानसून 2023 का आप देखेंगे तो जून महीने में डेफिशिएंट रेनफॉल रहा बहुत सारे इलाके में, स्पेशली जो इलाका आप बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ जुलाई में रेनफॉल पिकअप हुआ और 13% एक्सेस हुआ, इसलिए सोइंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा जुलाई महीना में। अगस्त महीना में
बारिश कम रहा वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री और मध्य प्रदेश वगैरह में भी। मगर सितंबर महीना में फिर अभी मानसून अच्छा स्थिति में है और अच्छा बारिश हो रहा है। आज तक नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है ज्यादातर एरिया में, सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में। और जो अभी तक डेफिशिएंट रेनफॉल रहा है वो है ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, एनसीटी, वेस्ट बंगाल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सभी इलाके में अभी बारिश बढ़ रहा है। और जो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी अभी सितंबर महीने में अच्छा बारिश हो रहा है। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी केंद्रीभूत है नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में, ये भी धीरे धीरे अभी ईस्टवर्ड मूव होगा। इसके प्रभाव में ईस्ट यूपी, बिहार में बारिश हो रहा है और कल बिहार में ज्यादा बारिश होगा, हेवी टू वेरी रेनफॉल हो सकता है। और इसके साथ साथ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी फॉर्मेशन होगा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और निकटस्थ जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, साउथ उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास। ये भी अगले 5 से 7 दिन के लिए पेनिनसुलर इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में अच्छा बारिश देगा। इसलिए जो अगस्त महीने में जो डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ था, इसको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करने के लिए जो सितंबर महीने के रेनफॉल हो रहा है वो लाभदायक होगा। जी, तो डॉक्टर महापात्रा, इसका मतलब क्या अब जो किसानों को आने वाले वक्त में आगे अपनी फसलों के लिए अलग तरह की तैयारी करनी होगी? अब तक जो खेती करने का एक पारंपरिक पुराना तरीका रहा है कि एक बुआई का वक्त होता था खास, उसके बाद एक सिंचाई का वक्त होता है और उसके बाद फसल काटने का वक्त होता है, अब उसको शायद बदलने की जरूरत है इस तरह के मौसम को देखते हुए? हाँ, अभी ये जो चेंजेस दिखाई दे रहा है इसका सामना करने के लिए अभी हम लोगों को एक स्टैटिक प्रोसेस जैसे हम पहले फॉलो कर रहे थे ऐसे नहीं करना होगा। और अभी डायनामिक वे में जैसे चेंज हो रहा है ऐसे हमको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि बुआई में लेट हो रहा है, जैसे कि अब देखा गया कि रिसेंट ईयर्स में जो मानसून का एडवांस डेट सेंट्रल इंडिया में लेट हो रहा है, लगभग 7 to 10 डेज लेट में मानसून आ रहा है। अकॉर्डिंगली हमारा जो बुआई का जो कार्यक्रम हम ले रहे थे इसको नजर में रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली पदक्षेप लेना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो अभी जो पूर्वानुमान के जो सटीकता बढ़ा है, जो पूर्वानुमान दिया जा रहा है अभी फ्यू घंटे से, माने कुछ घंटे से शुरू करके कुछ दिन के लिए और कुछ हफ्ते के लिए पूर्वानुमान दिया जा रहे हैं और एक महीना के लिए पूर्वानुमान दिया जा रहा है, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है खेती के लिए इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी बारिश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसका पूर्वानुमान था, हम लोग पूर्वानुमान कर रहे थे कि ऐसे बारिश होगा, हेवी टू वेरी रेनफॉल हो सकता है। तो इसको देखते हुए हम कोई इरिगेशन करना का हो कि कोई ट्रांसप्लांटेशन की बात हो कि कोई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बात हो, कोई पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन बात हो, इसको हम अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली कोई डिजास्टर सिचुएशन आ रहे हैं, इससे कैसे हमको बचाना है, कैसे हमारा जो क्रॉप्स है इसको सेफ रखना है, कोई हार्वेस्टिंग स्टेज में है तो इसको कैसे अमल कर लेना चाहिए, वो सभी को हम इसको जोड़े सकते हैं। सो हम एक सर्वे किए थे, जो सर्वे में से पता चला कि जो फार्मर्स हमारा जो कृषि संबंधी और मौसम संबंधी जो जानकारी है इसको यूज कर रहे हैं, जो कि लैंडलेस फार्मर जैसे बता दीजिए कि मार्जिनल फार्मर्स जिसको बोलते हैं हम, और जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको देखा गया कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो 12,000 रुपया एटलीस्ट उनका फायदा होता है और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका नुकसान होता है। इसलिए हम यही बोलना चाहता हूं कि जो हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस था इसको यूज करते हुए, मगर जो डायनामिकल इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल होता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर से और हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, इसको यूज करके हम हमारा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और जो लॉस हो रहा है वेदर की वजह से इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर महापात्रा, आपने डिजास्टर की भी बात की। अभी हमने हिमाचल में देखा कि किस तरह की तबाही देखने को मिली है, उत्तराखंड में भी बुरा हाल रहा। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसके चलते इस तरह की तबाही आगे भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, हमने कई देशों में देखा, हमने चीन में भी देखा कि किस तरह की बाढ़ वहां पर लोगों ने झेली है। जरूर, जैसे टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होने से एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें भी राइज दिखा जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है एटमॉस्फेयर का तो 7% राइज हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट। तो इसलिए जब भी कोई एक वेदर सिस्टम डेवलप होता है, इससे पहले जितना बारिश हो रहा था अभी इससे ज्यादा बारिश होने का संभावना होता है। और स्पेशली जब हम हिली एरिया की बात करते हैं, वहाँ वेदर सिस्टम के साथ हिली एरिया का इंट्रैक्शन होता है, इसमें
थोड़ी सी टाइम के अंदर ज्यादा बारिश भी हो जाता है। इसको ओरोग्राफिक इंटरेक्शन हम बोलते हैं, और इसको हम कभी कभी क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। और ये भी देखा गया कि जो मिनी क्लाउड बर्स्ट है, यानी 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल या ज्यादा बारिश जो होता है, इसको मिनी क्लाउड बर्स्ट हम बोलते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। सो ये इसको नजर में रखते हुए हम लोग अभी जो हिली एरिया के लिए जो हमारा ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है, जैसे रडार्स वगैरह हम बढ़ा रहे हैं। अभी ऑलरेडी 10 रडार लग चुके हैं जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन है। सिमिलरली ईस्टर्न हिमालय रीजन में हम 8 रडार लगा रहे हैं। सो इसके साथ साथ हमारा अभी स्पेशल मॉडलिंग सिस्टम में हम इंटरवेन किए हैं इसमें फोरकास्ट देने के लिए हिल एरिया के लिए। और जो हम अगले 5 दिन में क्या होने वाला है हम फोरकास्ट दे रहे थे, इसके साथ साथ आज क्या होने वाला है और आज कुछ घंटे के अंदर क्या होने वाला है, इसका पूर्वानुमान भी हम लोग आजकल दे रहे हैं। वो पूर्वानुमान ज्यादा सटीक होता है जो छोटे से टाइम के अंदर क्या होने वाला है जो हम बोलते हैं। और दूसरा एक स्कीम हम इंट्रोड्यूस किए जिसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम। इसमें अगले 6 घंटे के अंदर कोई भी हिली एरिया में फ्लैश फ्लड होगा कि नहीं होगा, इसका पूर्वानुमान दिया जाता है। ये सभी पूर्वानुमान अभी डिजास्टर मैनेजर्स को, जनरल पब्लिक को उपलब्ध है। और इसके साथ साथ हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, यानी जब हम हेवी रेनफॉल वार्निंग दे रहे हैं हिल एरिया के लिए, वहां लैंडस्लाइड हुआ कि नहीं, लैंडस्लिप हुआ कि नहीं, कौन सा एरिया इफेक्टेड हो सकता है, कितना इफेक्टेड हो सकता है, इसके साथ साथ रिवर एंड फ्लडिंग के लिए हम सेंट्रल कमीशन को हम भी पूर्वानुमान देते हैं। वो लोग हाइड्रोलॉजिकल मॉडल रन करके फ्लड फोरकास्ट भी देते हैं। सो आप कंपेयर करेंगे तो ओवर द इयर्स पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, बहुत सारे फोरकास्ट इंटरवेंशन किया गया है और एक्यूरेसी भी बढ़ा है। और एट प्रेजेंट हमारा जो एक्यूरेसी है हेवी रेनफॉल वार्निंग का ऑल इंडिया लेवल पर वो लगभग 79% है 24 आवर्स अहेड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महापात्रा, आपने वक्त निकाला और ये जानकारियां हमारे साथ साझा की। तो जिस तरह से डॉक्टर महापात्रा कह रहे हैं कि बिहार जो है वहाँ पर कल हैवी से बहुत ज़्यादा, भारी से बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और एक बात वो जो किसानों के लिए कह रहे हैं वो बहुत अहम है कि अब शायद जो पारंपरिक खेती के तरीके से थे उससे थोड़ा सा हटकर अब मौसम को देखते हुए उसके हिसाब से खेती जो है वो करनी पड़ेगी। और अगर हम मौसम को पकड़ते रहें, जिस तरह से मौसम विभाग की जानकारियां जो हैं वो मिलती रहे, तो उसके हिसाब से भी हम थोड़े से जो कदम है एहतियात के वो उठा सकते हैं। फिलहाल 5 की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 की बात शो हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम अब बेंगलुरु में बस की जो हड़ताल हुई है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु आज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जो बंद था उसके चलते उन लोगों ने वहाँ पर परेशानियाँ उठाई हैं। सुबह से ही सड़कों पर बंद का असर जो है वो अच्छा खासा नजर आया। बंद की वजह से ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसों सहित हजारों गाड़ियाँ सड़कों से नदारद हैं। हालांकि इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रही। इस बंद को देखते हुए पहले ही शहर के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। कर्नाटक स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर ये बंद बुलाया। इन मांगों में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध, ड्राइवरों के लिए वित्तीय सहायता और शक्ति योजना में निजी बसों को शामिल करना अहम है। तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि आज थोड़ी लोगों को दिक्कत यहाँ पर हुई है। निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, किस तरह का असर जो है वो बंद का रहा है और यहाँ पर क्या क्या मांगे हैं, यहाँ पर ये जो एसोसिएशन है उसने बंद बुलाया है, उस बारे में भी बताएं। देखिए, ये बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए था और अब बंद का असर काफी कम होने लगा है। हालांकि इस बीच जो राज्य के परिवहन मंत्री हैं रामलिंगा रेड्डी, उनके साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, टैक्सी यूनियन और ऑटो यूनियन वालों की बात भी हुई है और उसके बाद इन लोगों ने यह फैसला किया कि फिलहाल इस हड़ताल को खत्म कर दिया जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ सड़कों पे देखिए वाहन सामान्य तौर पर चलने लगे हैं। ऑटोज भी आपको दिखेंगे और साथ ही साथ टैक्सीज भी हमें यहाँ पर दिख रही हैं। सुबह में जिस तरह से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल पर जिस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, शायद अब उससे लोगों को छुटकारा मिल गया है। कई सारी मांगे थी इन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की। इनकी जो सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि जब से शक्ति स्कीम लगाया गया है, यहाँ सरकार ने लागू किया है, जिसके तहत सभी महिलाओं को जिनके पास कर्नाटका का आधार कार्ड है वो कर्नाटका में कहीं भी राज्य सरकार की जो परिवहन की बसें हैं उसमें फ्री में यात्रा कर सकती हैं। तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का यह कहना था कि इससे उनको काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है, कोई भी उनके बस पे नहीं चल रहा है और इससे ड्राइवर, खलासी और साथ ही साथ
जो बस जब किराए पे जब लोन लेकर के लिया जाता है उसकी लोन की अदायगी भी एक बड़ा मसला है। और साथ ही साथ जब इस तरह की मांग को लेकर के ये बंद बुलाया गया तो ऑटो यूनियन और टैक्सी यूनियन भी इनके साथ हो गए। इन लोगों की भी बहुत दिनों से मांग है कि रैपिडो जो यहाँ पर चलती है उस पर रोक लगाई जाए। तो कुल 30 मांगे थी इन ऑपरेटर्स की, जिसमें से सरकार का ये कहना है कि बहुत सारी मांगों पर वो सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि मौजूदा हालात को देखते हुए, खास करके शक्ति स्कीम को देखते हुए, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं उन ड्राइवर्स को 10,000 रुपये महीना दिया जाए, खलासी को कुछ भुगतान किया जाए, सहायता राशि हर महीने दी जाए, साथ ही साथ ऑटो और जो टैक्सी जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको भी कुछ रियायत दी जाए, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। ये सारी मांगे थी, तो इस पर चर्चा सरकार के साथ हुई है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने बहुत हद तक इस तरह की मांगों को मान भी लिया है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, आपसे थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि सब बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज के लिए जो बंद था उसका असर अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन सरकार ने एक बात साफ कर दी है कि शक्ति स्कीम प्राइवेट बसेस पर लागू नहीं की जाएंगी, यानी कि मुफ्त बस सेवा ये सिर्फ सरकारी बसेस के लिए है, प्राइवेट बसेस के लिए नहीं है। और ऐसे भी सरकार पर काफी आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तकरीबन 4,000 करोड़ का, और ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि इसको प्राइवेट बसेस पे दिया जाए। और देश में जहां कहीं भी इस तरह की स्कीम लागू है वो प्राइवेट बसेस को इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। तो कुल मिलाकर के अब असर खत्म हो रहा है। देखिए ऑटोज भी चलने लगे हैं। सुबह में जब इसी जगह पर मैं था, विधानसभा के पास, हाईकोर्ट सामने है कर्नाटका का, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऑटोज नहीं चल रहे थे, टैक्सीज नहीं चल रही थी और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हालात सामान्य होने लगे हैं धीरे धीरे और उम्मीद की जाती है कि अगले 1-2 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन किन किन बातों पर समझौता हुआ है अभी इसके बारे में सरकार की तरफ से या बस ऑपरेटर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए आप पर हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर चुनाव से पहले जो सरकार ने वादा किया था महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का, उस योजना को लागू तो किया गया, लेकिन उसके चलते निजी परिवहन शिकायत कर रहे हैं कि इस योजना के कारण उन्हें गंभीर नुकसान हो रहा है। और आज जो बंद बुलाया गया था ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, उसमें से एक आपत्ति इस योजना को लेकर भी जाहिर की गई। तो देखते हैं कि क्या कुछ फैसला इसको लेकर निकल कर आता है। G20 के लिए दिल्ली के एक बड़े हिस्से को चमकाया गया। सबने कहा कि दिल्ली पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है, लेकिन सबके जहन में यही सवाल था कि G20 के बाद क्या राजधानी की ये खूबसूरती कायम रह पाएगी। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि इसी तरह पूरी दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और खूबसूरती बनी रहे उसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। जिस तरह G20 के एरियाज का सौंदर्यीकरण हुआ, जिस तरह G20 के एरियाज चमकने लगे, उसी तरह से पूरे दिल्ली का सौंदर्यीकरण होगा। दिल्ली में 1400 किलोमीटर की PWD की सड़कें हैं, उन सभी सड़कों का उसी प्रकार से ब्यूटिफिकेशन, उनका रखरखाव, उनका डेकोरेटिव हॉर्टिकल्चर, वहां पे बढ़िया लाइटिंग करवाने का काम पूरी दिल्ली में किया जाएगा। तो अब सरकार और आम लोग दोनों ही सौंदर्य और खूबसूरती को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। G20 के दौरान दिल्ली की खूबसूरती क्या रही, कैसी रही, इसके क्या ही कहने हैं। अब जब G20 खत्म हो गया है तो चर्चा चल रही है कि कैसे इस खूबसूरती को मेंटेन रखा जाए। केवल आम लोगों के स्तर पर नहीं बल्कि सरकार के स्तर पर भी यही चर्चा चल रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो ये सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, जो दिल्ली को सजाया गया है, इसको मेंटेन करके रखा जाएगा और दिल्ली सरकार इसके लिए आने वाले कल से यानी कि मंगलवार से बाकायदा एक अभियान भी शुरू करने वाली है। और दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि वो मेंटेन करने के लिए जो खूबसूरती G20 के दौरान बनाई गई है, इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी भी हायर करने वाली है। अब एक और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार अपने कंधों पे ले रही है कि इस सुंदरता को आगे भी बरकरार रखना है और दिल्ली के और वो इलाके जिसके अंदर अभी भी गुंजाइश है साफ सफाई की, सौंदर्यीकरण की, रोड्स के रखरखाव की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सभी विभाग मिलके दिल्ली की सभी रोड्स को, गलियों को
और इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने का काम आगे भी जारी रखेंगे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार हम एक दिन भी नहीं रुकने वाले हैं इस काम को करने के लिए। ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, यहीं पर G20 का पूरा मेन इवेंट हुआ था। अब रविवार को ये सारे इवेंट खत्म हो चुके हैं, लेकिन आम लोग अब इसको सोमवार को भी यहाँ देखने आ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, लगभग सभी आम लोगों ने ये सारा इवेंट टीवी पर देखा, लेकिन आज यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं कि जिसकी चर्चा इतने दिनों से थी वो आखिर दिखता कैसा है। ऐसे ही आयोजन होते रहने चाहिए तो और बढ़िया हो जाएगा सब काम। अच्छा, आयोजन होते रहने चाहिए या ये जो खूबसूरत दिल्ली बनाई गई है इसको मेंटेन करना चाहिए? सर मेंटेन तो करेंगे ही, साथ में और ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा डेलीगेशन आएंगे दिल्ली में उतना ज़्यादा इलाके, अलग अलग इलाकों को लेना चाहिए। अच्छा। ऐसे नहीं कि एक ही इलाके को लेकर दिखाते रहो, वही बार बार होता है। ये अपना नाम बताइए आप। चेरी। क्या करने आए आप यहाँ प्रगति मैदान पे? देखने आई हूँ। क्या G20 क्या हुआ था जी यहाँ पर? यहाँ पे क्या कहते हैं, अब G21 होएगा। हाँ। और अब they will add biofuel in the petrol। हाँ, अरे वाह। And there will be one new country which is Union of South Africa। वेरी गुड। अच्छा लगा, बहुत अच्छी हो गई है और मैं ये चाहूंगी हमारा लोग इसी तरीके से मेंटेन करके रखें। जो हम जनरली गंदा कर देते हैं ये सब, उसे ना करें। अब इतना पैसा खर्च हुआ है, इतने अच्छे से सारा डेवलप हुआ है, तो ये हम आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम इसको बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करें। उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत चीज बना के दी है, अब हम इसको आगे फॉलो करते चलें और क्लीन रखें। सरकार और आम लोग बिल्कुल एक साथ सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बस एक बात और है कि अब जो प्लान बने इस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए वो अच्छे से लागू भी हो जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भारत मंडपम का वो हॉल जहां शिखर वार्ता हुई, जहां G20 के देश जुटे और बैठक हुई, आखिर कैसा दिखता है भारत मंडपम का वो हॉल जहां बैठक हुई, दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। ये मंडपम है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि कल्चरल कॉरिडोर है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं जहां पर G20 समिट हुआ, जहां पे तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक जगह पे बैठे और ये लीडर्स लाउंज है। समिट में जाने से पहले आप देखिए कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी। जो तमाम देशों के प्रतिनिधि थे, जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनके लिए लीडर्स लाउंज है जहाँ पर उनके बैठने का तमाम इंतजाम किया गया था। और आगे आपको दिखाएं तो अंदर ले चलते हैं और जहाँ पे समिट हुआ वो भी देखिए कि वो हॉल किस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पे अलग अलग देशों के कंट्री के नेम प्लेट लगे हुए थे। ये है भारत मंडपम का वो हॉल जहाँ पे 2 दिनों का जो शिखर वार्ता है, G20 शिखर वार्ता, यहीं पे हुआ, इसी हॉल में हुआ। और आप यहाँ पे देखिए कि ये आगे आपको देशों के नाम लिखे गए हैं और उसी के सामने में उनके कंट्री को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे, वो वहाँ बैठे। और एक एक करके आपको दिखाते हैं इस हॉल में कि ये बहुत खूबसूरती से जिस तरीके से बनाया गया है, वो आपको अंदर लेके चलते हैं कि किस तरीके से ये जो राउंड टेबल है एक तरीके से, वो किस तरीके से, आप देखिए यहाँ पर ये एक एक नाम आपको दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आपको जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। दूर नज़र दौड़ाएंगे, दूर तो वहाँ पर भारत लिखा हुआ आपको नजर आएगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। थोड़ा सा अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पर, ये आप देखिए कि यहाँ पर ये भारत लिखा गया। तो इसी तरीके से जगह जगह पे आप ये देशों के नाम हैं और इस तरीके से अब देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा हॉल है। ये हॉल दिखाने के पीछे मकसद ये है कि जिस तरीके से G20 को लेके चीज़ें सुर्खियों में बनी हुई थी, आखिर वो बैठक मंडपम में कहाँ हो रही थी, तो यही जगह है जहाँ पे भारत मंडपम में उस बैठक को अंजाम दिया गया।
नई दिल्ली के भारत मंडपम से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर दिल्ली में मंथन जारी है। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे। ये बैठक दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ दूसरी लिस्ट से निकल कर आता है। गाजियाबाद में रेबीज से एक बच्चे की मौत का मामला हम सब ने देखा, उस वीडियो ने सबको हिला दिया। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है। सॉलिसिटर जनरल ने जजों को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट में मौजूद एक वरिष्ठ वकील ने जजों से अनुरोध किया कि वो कुत्तों के हमलों के मसले पर खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू करें। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई आदेश नहीं दिया है। दरअसल एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील हाथों में पट्टी बांधे हुए पेश हुए। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, तब वकील ने बताया कि उन पर कई कुत्तों ने हमला कर दिया था। और उसके बाद वरिष्ठ वकील विजय सहंसारिया ने सीजेआई चंद्रचूड़ से सड़क पर कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया। सीजेआई ने कहा है कि हम इस मामले को देखेंगे। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। तो एक तरफ यहाँ पर पशु प्रेमी भी हैं जिनका कहना है कि उनके साथ अमानवीयता ना की जाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए कि उनकी जान को खतरा हो जाए। और दूसरी तरफ इस तरह के मामले भी आ रहे हैं जहाँ पर आवारा कुत्ते जो हैं वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं। और एक बच्चे की मौत के मामले ने अभी कई तरह के सवाल भी उठाए। तो फिलहाल 5 की बात में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।